वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 15वां है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक यह हमें उस समय के सभ्यताओं से परिचय करवा रहे हैं। तो उसके पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे लेखक हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं, यह पढ़ते हैं पाठ के द्वारा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता यह चैप्टर बहुत बड़ा होने के वजह से लेखक ने इसमें अलग अलग पॉइंट के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर का जो हम परिच्छेद पढ़ने वाला है उसका शीर्षक है चंद्रगुप्त और चाणक्य अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार उसका असर समाज पर पड़ रहा था, यह पढ़ा। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की और किसने की थी। यहाँ पर चंद्रगुप्त और चाणक्य, इनका नाम आपने पढ़ा होगा। ये इन दोनों की जो जोड़ी है बहुत फेमस अर्थात प्रसिद्ध थी। अब आपने चाणक्य का नाम भी पढ़ा होगा। बहुत सारे छोटे छोटे कथाओं में उनकी चाणक्य नीति यह प्रसिद्ध है। या हम आज देखते हैं कि बहुत सारे टीवी के अलग अलग चैनल्स पर इनकी सीरियल भी दिखाई जाती है। तो उसे हमें पता चलता है कि जो चाणक्य जो थे वह बहुत बुद्धिमान और कर्मनिष्ठ अर्थात अपने कर्म पर भरोसा विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। और वह चंद्रगुप्त के गुरु भी माने जाते हैं, सलाहकार, दोस्त, और वास्तव में वह उनके मंत्री थे। तो अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा हम पढ़ते हैं। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। तो देखो, हमने इसके पहले भागों में पढ़ा था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार उनके शिष्य भारत में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी वह प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो प्रचार था वह एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे उसका प्रचार भारत में फैलने लगा। और ये जो आंदोलन थे कि अलग अलग धर्मों का प्रचार उस समय हर समाज के व्यक्ति को तक पहुंचाने का जो कार्य था, उसमें ये जो आंदोलन था वह अधिकतर क्षत्रियों के बीच और अन्य जो शासक वर्ग थे, अन्य जो राजा थे, पुरोहित थे, इन सारे लोगों के बीच में संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आ गए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। तो देखो, यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के अलग अलग आक्रमण हो रहे थे और उस समय उस जितने भी राज सिकंदर के पास थे वो क्या हो रहा था, तो यह बौद्ध धर्म का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद हो रही थी। और उसी समय जब सिकंदर का शासन था, उसी समय दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने सारी परिस्थिति को बदल डाला। और इन जो आपस में जो क्षत्रिय, पुरोहित या अन्य शासक वर्ग थे, इनके बीच में जो संघर्ष हो रहा था, इनका फायदा उन दो व्यक्तियों ने उठाया था। और इस प्रकार वह अपने मर्जी के मुताबिक शासन व्यवस्था प्रचार कर रहे थे। और वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य।
तो देखो, सम्राट चंद्रगुप्त यह मौर्य साम्राज्य के शासक थे, लेकिन उनके जो मंत्री थे चाणक्य, भले ही वह उनके मंत्री थे लेकिन सबसे पहले वह उनके मित्र थे और सलाहकार थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। तो देखो, मगध साम्राज्य के शासन चंद्रगुप्त, इनको उस समय नंद साम्राज्य से, नंद के द्वारा उस मगध राज्य से निकाल दिया गया था। और उस समय मगध की राजधानी थी, जिसकी राजधानी, मगध की राजधानी कौन सी थी कि पाटलिपुत्र, जिसको आज हम आधुनिक नाम से पटना इस नाम से जानते हैं। तो दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गया। तो फिर मगध से निकलकर वह कहाँ पर आए? तक्षशिला में आए। और उस समय तक्षशिला पर सिकंदर, इन्होंने यूनानियों की नियुक्ति की थी। तो चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य, इन्होंने क्या किया कि लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने की कोशिश करने लगी कि देश प्रेम के लिए उन्होंने जो विदेशी लोग आकर वहां पर जो शासन कर रहे थे या राजाओं के साथ मिलकर जो व्यवस्था संभाल रहे थे, इसका उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में उन विदेशियों को बाहर निकालने के लिए उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना निर्माण की और इस प्रकार विदेशियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना चीर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया, अर्थात लोगों के मन में राष्ट्रीयता, देश प्रेम जगाते हुए जो विदेशी आक्रमणकारी थे यूनानी, जिसका क्या किया था, तक्षशिला पर नियुक्त की थी सिकंदर ने, तो उनको उन विरुद्ध भड़काने के लिए शुरू कर दिया था। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार उन्होंने मौर्य शासन अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र अर्थात पटना जानने लगी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, अर्थात पूरा वर्णन मिलता है कि इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसका लिखित रूप में इतिहास में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये जो मौर्य साम्राज्य का वर्णन है वह हमें उसका पूरा वर्णन हमें किताबों के द्वारा लिखित स्वरूप में मिला है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का आदर्श अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। तो देखिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था या चाणक्य कौन से दूसरे नाम से जाना जाते थे? तो कौटिल्य इस नाम से जाने जाते थे और उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें यह सारी विवरण या सारी जानकारी हासिल होती है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था। कौन? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चाणक्य का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वह था, उसका व्यक्तिमत्व, कि वह एकदम बुद्धिमानी तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कर्मठ था, अर्थात कर्म पर जोर देने वाले, कर्म पर विश्वास रखने वाले, उसे कहते हैं हम कर्मठ।
वह हर दृष्टि से बुद्धिमानी थे, कर्मठ थे। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभर कर सामने आती है, अर्थात चाणक्य का जो व्यक्तिमत्व है वह हमें उसमें इस नाटक के द्वारा देखने को मिलता है। कैसे थे वह? साहसी, धाड़सी, षड्यंत्री कि देखो अब शासन करना है तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र के द्वारा अन्य शासकों पर उनको राज्य को हासिल करना होता है। तो हम दुश्मनों को षड्यंत्रों के द्वारा वह बहुत बार फंसा चुके थे। अभिमानी थे, प्रतिशोधी कि प्रतिशोधी मतलब दुश्मनों के अगर किसी के द्वारा अपमान होता है तो वह अपमान का बदला लेना या किसी भी चीज का बदला लेना, उसे कहते हैं हम प्रतिशोधी। जो न कभी अपमान को भूलता है और न ही अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। तो देखो इस प्रकार यहाँ पर चाणक्य का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है चाणक्य के वर्णन के बारे में किसी भी प्रकार का, तो यह सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ में संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। देखो अब उनका जो सम्राट था या स्वामी थे वो कौन थे? राजा चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त को वह एक शासक के रूप में, राजा के रूप में या स्वामी के रूप में नहीं बल्कि अपने शिष्य के रूप में देखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु के रूप में हम चाणक्य को कह सकते हैं कि वो उनके सलाहकार थे। एक गुरु जिस प्रकार शिष्य को मार्गदर्शन करता है उसी प्रकार वह अपने सम्राट को, स्वामी को मार्गदर्शन करते थे। तो इस प्रकार वह उनके गुरु थे और चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही वह कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। अर्थात अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह षड्यंत्र के द्वारा, प्रतिशोध के द्वारा हर वह नीति को करता था जिसमें अपने लक्ष्य को पूरा करना, उद्देश्य को पूरा करना ही यह उनका विचार रहता था। तो उसके लिए वह किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषय पर लिखा गया है। तो देखो चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र यह किताब लिखी गई है उसके बारे में अगर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विषय इस अर्थशास्त्र इस किताब में है, तो इसका उत्तर आप हमें इस परिच्छेद में मिलेगी कि देखो कौन कौन से विषयों पर लिखा गया है कि शासन के सिद्धांत, फिर व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर इस किताब में, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। तो किसी भी प्रकार का अगर राज्य चलाना है, शासन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि केवल उस प्रजा की संख्या ज्यादा होना यह जरूरी नहीं होता, बल्कि उस प्रजा, राजा दोनों को अनुशासन और उचित नेतृत्व की जरूरत होती है। तो यह सारी चीजें किताबों के विषय में है। अन्य भी विषय है, देखते हैं कौन से हैं। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों, उनकी खान पान की पद्धति कैसी थी, कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाज रानी, निगमे, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल, यह सारे विषय
इस पुस्तक में शामिल है। इसके साथ साथ इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है। देखो, यह विधवा विवाह उस समय में स्त्रियों का विधवा होने के बाद उनके साथ एक तो सती की प्रथा चालू थी और अन्य भी बहुत सारे प्रथाएं चालू थी, लेकिन उस किताब में विधवा विवाह का या किसी स्त्री का विधवा होने के बाद उसका पुनर्विवाह करने की जो प्रथा थी उसको उस समय मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक का भी वर्णन इस किताब में किया गया है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेना पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसकी सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि यथा जैसे राजा वैसे प्रजा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। तो देखो, आज हम देखते हैं कि हमारी जो लोक प्रतिनिधित्व है कि हमारी शासन व्यवस्था कैसे कि जनता के द्वारा उस शासन को चुनाव किया जाता था, उसी प्रकार उस समय भी प्रजा को यह अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार राजा के कौन कौन से कर्तव्य होते इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। ब्योरा विवरण, कर्मठता कर्म करने में निपुण, ओझल गायब होना, राज्याभिषेक राजा नियुक्त करना। आगे का प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर का ऑप्शन है पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला और मगध। इसका उत्तर होगा मगध। आगे प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की? उत्तर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री सलाहकार चाणक्य को नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था। ये दोनों तक्षशिला चले गए। इनका संपर्क यूनानियों से हुआ जिन्हें वहां सिकंदर ने नियुक्त कर दिया था। अभी आगे उत्तर कंटिन्यू है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दोनों लोगों ने क्या किया था? लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर लोगों को विदेशों के विरुद्ध भड़काया और सेना संगठित करके यूनानियों पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। इस प्रकार उन्होंने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष में ही उसने पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अब तक हमने इन परिच्छेदों में चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।